हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीएड के सेकंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बुक का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो सिलेबस रहता है वो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, एजुकेशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, राइट एंड ड्यूटीज, जो इसका सिलेबस यहाँ बताया आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है आपके सामने यहाँ पे। प्रस्तावना भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं जो इसका यहाँ पे आंसर बताया है वही मैं आपको बताऊंगी। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। वास्तव में प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया है। इसे संविधान की आत्मा का चित्र भी कहा गया है। तो फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। प्रस्तावना संक्षिप्त शब्दों में हमें संविधान की प्रकृति की जानकारी देती है। प्रस्तावना एक ऐसी चाबी के समान है जो संविधान निर्माताओं की इच्छा को प्रकट करती है। संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुसूचियों तथा अध्यायों में प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को क्रियान्वित एवं प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है। डी बसु का कथन है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सुबहराव के एक निर्णय में व्यक्त किया गया है। संविधान से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की कामना की गई है उसकी घोषणा प्रस्तावना में है। संक्षेप में इसमें संविधान के आदर्श और आकांक्षाएं हैं। प्रस्तावना कोई प्रलेख नहीं है बल्कि उनकी आदर्शों का प्रतीक है जिनमें संविधान में शामिल किया गया है। आगे है पंडित डी भार्गव का कथन है यहाँ पे, प्रस्तावना संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। यह संविधान की चाबी है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का रत्न है। आगे है आपका, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना संविधान का मौलिक भाग है। नवंबर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 नए शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शामिल किए गए। प्रस्तावना का नवीनतम एवं संशोधित रूप निम्न प्रकार से है। तो यहाँ में देखते हैं, हम भारत के लोग हैं। भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करते हैं तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और सभी व्यक्तियों में सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता निश्चित करने के लिए, भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो आगे है आपका यहाँ पे प्रस्तावना के लक्षण एवं विशेषताएं। ठीक है, एलिमेंट्स एंड फीचर ऑफ प्रेम्बल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये, तो जानेंगे इसका थोड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। 70 शब्दों में भी कम में लिखी गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 5 मिनट में भी कम समय में पढ़ा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना को एक औपचारिक दस्तावेज समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। यह एक विशेष प्रलेख है जिसे संविधान सभा ने सोच समझकर शामिल किया है। यद्यपि प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है, इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने के में सहारा लिया जा सकता है। संविधान की व्याख्या करने में इसका सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना हमें यह अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसकी सहायता से हम संविधान में इसके
प्रावधानों का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि करके उन्हें समझ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श ही स्पष्ट होते हैं। इनमें हम निम्न विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे जो आपका हेडिंग रहता है वो है भारत लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत। तो फिर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपको यहाँ पे बताया गया है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगला है आपका थर्ड, भारत एक समाजवादी राज्य। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आरंभ से नहीं है। इसे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला है फोर्थ हेडिंग आपके सामने यहाँ पे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, समाजवादी के समान ही धर्मनिरपेक्ष शब्द की प्रस्तावना में आरंभ से नहीं था, अपितु इसे भी समाजवादी शब्द के साथ ही 1976 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्ष को लागू करने के उद्देश्य के तीसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर आपका आगे है फिफ्थ, ये है आपका भारत एक लोकतंत्र राज्य। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जनप्रतिनिधि कानून के द्वारा लोकतंत्र को क्रियान्वित स्वरूप किया गया है। लोकतंत्र भारतीय संविधान के उन मौलिक मूल्यों में से एक है जिन्हें प्राप्त किया गया है। लोकतंत्र शब्द को न केवल प्रस्तावना में स्थान किया गया है, अपितु इसे लागू करने के लिए कानून एवं संविधान के अनेक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सिक्स्थ हेडिंग आपके पास भारत एक गणराज्य। ठीक है, फिर 7 है आपका यहाँ पे न्याय। तो न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। पहला आपका सामाजिक में है भारत में जातिगत व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के निपटने के लिए संविधान में विधान किए गए हैं। छुआछूत की समाप्ति एवं इसे दंडनीय अपराध घोषित करना, कानून का शासन, भेदभाव की समाप्ति, अवसरों की समानता आदि प्रावधान सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। सेकंड है आर्थिक। ठीक है, आर्थिक में है आपका इकोनॉमिक। प्रस्तावना में उद्देश्य के रूप में स्थापित आर्थिक न्याय को स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के चौथे अध्याय की विभिन्न धाराओं में प्रावधान किए गए हैं। इनमें धन के केंद्रीयकरण को रोकना, आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान करना, रोजगार अथवा काम का अधिकार प्रदान करना जैसे कार्य शामिल है। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना भी बाकी है। थर्ड है आपके पास राजनीति। फिर यहाँ पे इन्होंने परिभाषा दी गई है। ठीक, अम्बेडकर का कथन है राजनीतिक प्रजातंत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक कि इसका आधार सामाजिक प्रजातंत्र न हो। सामाजिक प्रजातंत्र का एक अभिप्राय है, इसका अभिप्राय जीवन का एक तरीका है जो इस चीज को मान्यता देता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए। जो ये तीनों एक ऐसे त्रिकोण का निर्माण करते हैं जिसमें से एक को पृथक करने का अभिप्राय दूसरे को समाप्त करके प्रजातंत्र के उद्देश्य को नष्ट करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही समानता को स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो 8 है आपके सामने यहाँ पे स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की प्रस्तावना में विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ये हेडिंग दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समानता, फिर भ्रातृत्व है यहाँ पे, फिर 11 है व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान में विश्वास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर लास्ट है आपका सामने यहाँ इसका हेडिंग भारत राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंस और प्रेम्बल, प्रस्तावना का महत्व। तो यद्यपि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना की गई है, लेकिन अपने महत्व एवं उपयोगिता के कारण ही यह भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा दी। फिर इसके महत्व का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला संविधान का सारांश, फिर है दूसरा आपका मूल्य एवं प्रतिबद्धताओं का वर्णन, फिर थर्ड है आपके सामने यहाँ पे संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझने में सहायक। फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फिर है 4 आपका सरकार एवं उपलब्धियों का मापदंड। 6 है आपका भावनात्मक पक्ष। फिर यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषाएं देख लेते हैं जो दी गई हैं। तो फिर यहाँ पे मैं पूरा इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। बाकी PDF आपको मैं लास्ट में बता दूँगी आपको कितने बजे मिलेगी टेलीग्राम पर। तो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था को क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का संविधान अपने अंदर कुछ ऐसी विलक्षण विशेषताएं समाये हुए हैं जो हमें विश्व के अन्य संविधानों में देखने को नहीं मिलती। इसका विस्तृत स्वरूप तथा लचीला एवं कठोर और संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षणों का समावेश होना ऐसी ही विशेषताएं हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहली है प्रस्तावना से आरंभ। ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। संविधान की धारणाओं के वर्णन से पहले प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों को प्रकट किया गया है। प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में के माध्यम से जोड़े गए हैं। प्रस्तावना का संविधान के लिए वैधानिक अथवा कानूनी महत्व भले ही ना हो, इसका मनोविज्ञान एवं राजनीतिक महत्व संविधान के अन्य प्रावधानों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। सेकंड है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान इंग्लैंड के संविधान की तरह अंशतः लिखित एवं अंशतः अलिखित न होकर पूर्णतः लिखित है। इसमें कोई भी बात अलिखित प्रथाओं, परंपराओं तथा अनुमानों पर नहीं छोड़ी गई है। जब का भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां थी। प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में बूंजवे तथा 10वीं तथा 73वें द्वारा 11वीं तथा 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। यह संवैधानिक संशोधन भी संविधान का विभिन्न भाग है। ठीक है, इस प्रकार से भारत संविधान का विस्तृत संविधान है तथा विश्व का सबसे लंबा संविधान है। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स का कथन है भारत संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान है। तो अगली विशेषता आपके सामने है यहाँ पे फ्रेंड्स, थर्ड अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ का। तो फोर्थ हेडिंग है आपके पास लचीला एवं कठोर संविधान। तो फिफ्थ हेडिंग आपके पास है फ्रेंड यहाँ पे धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। 6 है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। 7 है मौलिक कर्तव्यों का समावेश। फिर 8 है आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पे संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। फिर 9 है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्री गणराज्य। यहाँ से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 10th है आपके पास हेडिंग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 11 है संसदीय शासन प्रणाली। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, वैसे मैं टेलीग्राम में दे दूंगी। संघात्मक शासन। फिर 13वां हेडिंग है संयुक्त मतदान। 14 है एकात्मक लक्षण। फिर 15 है एकहारी नागरिकता। फिर आपका है 16 धर्मनिरपेक्ष। ये तो आपने पढ़ा ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष। 70 है द्विसदनीय विधानमंडल। 18 है सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग वाइज कितने दिए हैं यहाँ पे। अगला है आपका क्वेश्चन मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। भारत संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के लोचना की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये मौलिक अधिकार अमेरिकन संविधान तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रभावित होकर संविधान में शामिल किए गए हैं।
इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के महत्व को प्रकट करते हुए जी.एन. जोशी का कथन है कि मौलिक अधिकार ही ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इन अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता और बहुमत की तानाशाही का भय रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे क्या दिया गया है इसमें। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। दिसंबर 1978 में 44वें संवैधानिक संविधान द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय में अंकित मौलिक अधिकारों का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो पहला जो आपका अधिकार वो है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे समानता का जो आपका अधिकार है वो रहता है आपका 14 से 18। ठीक है, समानता का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, फिर आपका जो सेकंड रहता है, तो सेकंड दो आपका है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आपका 19 से 21 19 से 22 तक है फ्रेंड्स, स्वतंत्र का जो आपका अधिकार है। फिर आपका जो थर्ड आता है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है आपका 23 से 24 तक। ठीक है, फिर है आपका फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आपका 25 से 28। फिर है आपका 5 यहाँ पे, ये है आपका 29 से 30 तक का। फिर है आपका 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है आपका 32 में। ठीक है, संविधान की धारा 32 में मौलिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है, यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं ले सकता। यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो है आपका मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन, इनका महत्व। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। विभिन्न राज्यों के संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। साम्यवादी देश चीन के अतिरिक्त कई गैर साम्यवादी देशों और इटली जैसे इटली, जापान व नीदरलैंड के संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को तो शामिल किया था लेकिन मौलिक कर्तव्यों को नहीं। आगे चलकर सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 51 ए में जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इन मौलिक कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार से है। तो यहाँ पे बताया है संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों एवं संस्थान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। थर्ड है आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पे देश की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता का संरक्षण। फिर है फोर्थ देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। 5 है सभी नागरिकों में समसत्ता एवं बंधुत्व की वृद्धि। 6 है वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा अन्वेषण व सुधार की भावना विकसित करना है। फिर 8 है आपके सामने यहाँ पे वनों, झीलों, नदियों व जंगली जानवरों सहित राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना तथा सजीव प्राणियों के प्रति दया दिखाना। 9 है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। फिर 10 है आपके पास यहाँ पे व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न करना, जिसके लिए राष्ट्र परिश्रम और प्राप्ति के उच्च स्तर तक लगातार उन्नति करता रहे। ठीक है, और 11 है शिक्षा का कर्तव्य। यहाँ मौलिक कर्तव्यों की आलोचना है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की
का सम्मिलित किया जाना एक प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि इसके बिना संविधान में मौलिक अधिकारों का अस्तित्व पूर्ण रूप से विदित नहीं होता है। परंतु इसके बावजूद भी राजनीतिक विश्लेषणों द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों की निम्नलिखित आलोचनाएं की गई हैं। तो यहाँ पे पहली आलोचना जो यहाँ पे बताई गई है, परिस्थितियाँ हैं। दूसरा, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं। फिर थर्ड है आपके कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का अभाव। फोर है आपके सामने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था संविधान में उचित स्थान पर नहीं है। 5 है दंड व्यवस्था का अभाव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कर दिया है क्लियर फ्रेंड्स। आपका जो सेकंड बुक है, सेकंड पेपर समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड इसकी PDF आपको 10:30 बजे मिल जाएगी, 10 और 10:30 के बीच आज शाम को। तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं की है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो बाय फ्रेंड्स।